आज़म और तबीना जब अपने फ्रेंड के घर से डिनर करके वापस लौटे तब मुलाजमों के ज़रिए उन दोनों को सारा माजरा मालूम हुआ। ज़िम्मा दुरैद के रवैये पर काफ़ी दिलबर्दाश्त हुई थी और तबीना के गले लगा रोई थी, जबकि आज़म ने 3 से 4 बार दुरैद के कमरे का बंद दरवाज़ा खटखटाया, दुरैद को कमरे से बाहर आने का हुक्म दिया, मगर वो आज़म या किसी के परवाह के बगैर अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किए अपने कमरे में बैठा स्मोकिंग करता रहा। मगर अब जैसे जैसे रात गुजर रही थी, दुरैद का गुस्सा बेचैनी में तब्दील हो रहा था। उसे जिमल के साथ किए जाने वाले अपने सलूक पर दुख होने लगा। हाथ का उसका रोता हुआ चेहरा याद करके उसे बेचैनी बनने लगी। उस वक्त घड़ी में रात के 2 बजे थे। नींद दुरैद की आंखों से गायब थी, ना ही वो अपने कल होने वाले पेपर पर सही से तवज्जो दे पा रहा था। यूनिवर्सिटी में उसका फाइनल ईयर था। सोफे से उठकर वो जिमल कमरे में जाने का इरादा करने लगा। मुझे मालूम है तुम जाग रही हो जिमल, यहाँ देखो मेरी तरफ। जिमल के बेडरूम में आए तो जिमल अपनी आंखों पर हाथ रख के लेटी हुई थी। दुरैद ने कमरे की लाइट ऑन की तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि जिमल जाग रही है। तब दुरैद बेड पर उसके करीब बैठकर जिमल का हाथ उसके कंधों से हटाना चाहा। क्यों आया आप यहाँ? प्लीज़ दीद चले जाइए मेरे रूम से। दुरैद ने जैसे जिमल की आंखों से हाथ हटाया, फ़ौरन जिमल दूसरी तरफ करवट लेते हुए दुरैद से बोली, चला जाऊँगा, पहले यहाँ मेरी तरफ देखा, मेरी बात सुन लो। दुरैद ने जिमल का बाजू पकड़ कर उसका रुख अपनी तरफ करना चाहा तो वो एकदम उठ कर बैठ गई। क्या बात सुन लो, मैं आपकी दीद क्या बताना चाहते आप मुझे? यही ना कि गलती मेरी थी, मुझे अपने बालों की कटिंग नहीं करवाना चाहिए थे क्योंकि आपको मेरे लंबे बाल पसंद हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मेरी अपनी लाइफ पर मेरा हक है कि नहीं? जान इंसान हूँ मैं भी, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ, मगर मुझे मेरी ज़िंदगी पर अपना इख्तियार ही नहीं है। उसके सामने बैठ कर बोलती हुई रोने लगी तो दुरैद खामोशी से उसे देखने लगा, फिर बोला, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो तो आपके लिए खुद बहुत हसास हो जाता है। सामने वाले को चाहे कि वो खुद अपने सारे एहतियात उस प्यार करने वाले को सौंप दे। अगर तुम ये एहतियात मुझे नहीं सौंपना चाहती तो फिर मैं ऐसे ही तुम पर अपना हक जताऊँगा क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। दुरैद जिमल की आंखें साफ करता हुआ बोला, अपनी तरफ से आज उसने जिमल को अपने महसूसात से आगाह कर दिया था जो वो जिमल के लिए महसूस करता था, मगर वो जानता था जिमल उसकी बातों को बिल्कुल नॉर्मल लेगी। जबकि दूसरी तरफ जिमल को दुरैद की बेतुकी लाजिक पर गुस्सा आने लगा। वो अपने चेहरे से दुरैद के हाथ झटकते हुए बोली, ऐसे प्यार किया जाता है किसी से दुरैद? प्यार करने वाले का यह हश्र किया जाता है जो आपने मेरा कर दिया और मेरे इस कमरे का भी। तो मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बताइए ज़रा काट डालूँ आपकी ये हसीन जुल्फ़ें? जिमल गुस्से में दुरैद से पूछने लगी, मगर उसकी आखिरी बात पर दुरैद को हंसी आने लगी, जिससे वो ज़ब्त कर गया। तुम्हारा गुस्सा अगर ऐसे ठंडा हो जाएगा तो काट डालो यार मेरी ये हसीन जुल्फ़ें, उफ ताक नहीं करूँगा तुम्हारे बदला लेने पर। दुरैद बोलता हुआ अपना चेहरा जिमल के चेहरे के करीब लाया तो जिमल ने दुरैद बालों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में बाल लिया। क्या कहे यार, बाल तो छोड़ो मेरे। जिमल ने दुरैद के बाल पकड़े तो दुरैद अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाया। अगर वो अपने दोनों हाथ जिमल के दाएं बाएं पैर पर नहीं टिकाता तो उसके ऊपर ही गिर पड़ता। अब कल दोबारा पार्लर जाकर बालों की सेटिंग करवाना पड़ेगी। दुरैद पीछे होकर बैठा तो जिमल अफसोस से कहने लगी, वो खुद अपने बालों को ज़्यादा छोटा नहीं करवाना चाहती थी, मगर अब बालों की सेटिंग करवाने पर उसको अच्छी तरह अंदाज़ा था बालों की लंबाई काफ़ी कम हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं, तुमने सुनी नहीं मेरी बात? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई तुम्हारे बालों को हाथ लगाए। यहाँ आकर बैठो, मैं बैलेंस में कर देता हूँ बालों को। दुरैद ने बोलने के साथ बेड से उठकर जिमल को ड्रेसिंग टेबल के पास मौजूद छोटे से स्टूल पर बैठने का इशारा किया। दीद नोबलिस बाल और छोटे हो जाएंगे यार। जिमल दुरैद के इरादे से डरती उसके कहने लगी तो दुरैद उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, मुझे तुम्हारे बालों की तुमसे ज़्यादा फिक्र। यहाँ बैठो आकर शराफत से। दुरैद ने उसे बाजू से पकड़कर स्टूल पर बैठा दिया तो जिमल के रोने वाली शक्ल होगी। वो मुंह बनाकर स्टूल पर बैठी हुई दुरैद को देख रही थी जो उसके बालों पर पानी का स्प्रे मारकर बहुत एहतियात के साथ उसके बालों की लेंथ को बैलेंस में ला रहा था। अब ऐसी शक्ल तो नहीं बनाओ, थोड़ी देर पहले जो मुझसे तुम्हारे बालों का हादसा हुआ था उससे तो बेहतर ही है अब। दुरैद के बालों की कटिंग करने के बाद जिमल की रोनी सूरत देखता हुआ बोला, इससे तो बेहतर है, उससे तो बेहतर है, मगर बहुत ज़्यादा छोटे हो गए और इतने छोटे बालों में तो मैं आपको अच्छी भी नहीं लगूंगी। जिमल स्टूल से उठकर दुरैद के सामने खड़ी होती हुई उससे कहने लगी। अब मुश्किल से उसके बालों की लेंथ शोल्डर को छू रही थी। दुरैद को वाकई जिमल के इतने छोटे बालों को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर ये भी नहीं था कि उसे जिमल बुरी लग रही हो। जिमल की बात सुनकर दुरैद मुस्कुराता हुआ बोला, तो मुझे कभी भी बुरी नहीं लग सकती, अगर पूरी गंजी हो जाओगे तब भी बहुत प्यारी लगोगी। बोलने के साथ ही दुरैद ने शरारत से उसकी नाक खींची और अपने कमरे में जाने लगा। वो यही सोचा था कि कल यूनिवर्सिटी से आने के बाद जिमल का रूम भी सेट करेगा। दीद कहाँ जा रहे हैं आप, रुकिए तो। दुरैद को अपने कमरे से जाता हुआ देखा जिमल जल्दी से बोली, यार कल पेपर है मेरा, थोड़ी स्टडी करूँगा और फिर सो जाऊँगा।
दुरेद जिम्मल को देखता हुआ उसे बताने लगा, थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जिनसे प्यार किया जाता है उनका एहसास भी किया जाता है। एहसास है आपको कि मैंने रात में कुछ नहीं खाया आपके गुस्से के सवाल। चलिए इस वक्त बाहर मेरे साथ और मुझे कुछ खिला कर लाइए। रात का खाना तो खुद उसने भी नहीं खाया था, मगर उस वक्त जिम्मल की फरमाइश सुनकर दुए दूसरे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर घूरने लगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? रात के 3 बजने वाले हैं। बाहर इस वक्त कौन सी शॉप या होटल खुला होगा? शाफा से किचन में जाओ, फिर से खाना निकालो, खाओ और सो जाओ। दुए जिम्मल को बोलता हुआ अपने कमरे में जाने लगा, मगर जिम्मल को खामोश नजरों से अपनी तरफ देखा। वो दोबारा रुक गया। फूड स्ट्रीट ओपन होगी, इस वक्त हम वहाँ जाकर आराम से कुछ खा सकते हैं, मगर बात अब आपके प्यार की है। मेरी बात मानकर आप मुझ पर ज़ाहिर कर सकते हैं आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। जिम्मल के बोलने पर दुए लंबा सांस खींचकर उसे देखने लगा। बहुत बड़ी फिल्म हो गई हो तुम, ज़्यादा ही डायलॉग्स बोलने नहीं आगे, तुम्हें इंसान बन जाओ। उसे ड्रेसिंग में इस ड्रेसिंग में मैं तुम्हें इस वक्त बाहर लेकर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। जाकर लेकर बाहर आओ। तुरंत उसके ब्लैक कैपरी और हाफ स्लीव्स टॉप को देखता हुआ बोला। जिम्मल के कमरे से बाहर निकल कर जिम्मल जल्दी से जाकर पहनने लगी। हम कार में नहीं जाएंगे दीदी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। अपनी हैवी शैवी बाइक निकाले प्लीज़। दुरेद जो कि कार की तरफ बढ़ा था, जिम्मल की अगली फरमाइश पर एक मरतबा फिर घूर का उसको देखने लगा। इतनी फरमाइशों से बेहतर यही था कि कैंची उठाकर तुम भी मेरे बालू पर चला देती और अपना बदला ले लेती। वह जिम्मल के पास आता हुआ बोलो। उसकी जैकेट के ज़िब्बा बंद करता हुआ अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। दुरेद ने बाइक स्टार्ट की तो जिम्मल लड़कियों की तरह बैठने की बजाय लड़कों वाले स्टाइल में दुरेद के पीछे बाइक पर बैठ गई। मालूम नहीं तुम्हें आगे जाके अकल आएगी भी कि नहीं। वैसे उम्र में बढ़ी थी, मगर उसके हर अंदाज से लापरवाही झलकती थी। तभी दुरेद उसकी तरफ गर्दन मोड़कर उससे बोला, मेरी अकल से आपको या खुद मुझको क्या लेना देना? मुझे तो चलाते ही आप अपनी अकल से हैं। अब आगे देकर बाइक चलाइए। जिम्मल ने बोलने के साथ ही दोनों हाथ दुरेद की कनपट्टी पर रखा उसके सर को आगे घुमाए तो वो भी हंसिया। बाइक चलानी है या फिर हवा में उड़ानी है? वो दोनों हाथों से दुरेद की कमर को पकड़े बाइक पर बैठी थी। तब दुरेद एक बार फिर जिम्मल से पूछने लगा कि आपके विश्वास है कि आप मुझे किस अंदाज में इम्प्रेस करना पसंद करेंगे, लिसन बनकर या फिर हीरो बनकर? जिम्मल तेज आवाज़ में दुरेद से बोले तो उसकी बात का मफहूम समझ कर दुरेद ने बाइक की स्पीड इतनी तेज़ कर ली कि जिम्मल बाकायदा चीखने लगी, अब तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? पेट बढ़ गया ना? अब जाकर अपने कमरे में सो जाओ। थोड़ी देर पहले वो दोनों बाहर से आए थे। दुरेद लैपटॉप में मौजूद अपना असाइनमेंट चेक कर रहा था। तब जिम्मल दोबारा उसके रूम में आई। दुरेद गर्मी टाइम देखता वो उससे बोला, जहाँ 4:30 बजे थे। नींद नहीं आ रही मुझे, अब आप और मैं मूवी देखेंगे कोई अच्छी सी। जिम्मल बेड पर दुरेद के बराबर में बैठती हुई उसे बोली। जिम्मल में होश में आ जाओ, आधी रात गुजर चुकी है यार, जाओ अपने कमरे में सोने की कोशिश करो। दुरेद बाकायदा उसको आंखें दिखाता हुआ साथी बोला, जिसका असर लिए बगैर खामोशी से दुरेद को देख रही थी। निकाल चुके हैं आज का गुस्सा आप मेरे ऊपर, अब आप ये गुस्सा बाद के लिए संभाल कर रखिए। जिम्मल दूर से बोलती हुई मजीद उसके करीब होकर बैठी और लैपटॉप का अपनी तरफ काट के स्क्रीन पर मौजूद एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद उसने मूवी लगाती दुरेद खामोशी से उसके कारबार दिख रहा था। मूवी लगाने के बाद वो दुरेद का चेहरा अपनी तरफ से हटाकर लैपटॉप की तरफ करती खुद भी मूवी देखने लगी, मगर आधे घंटे बाद जब उसका साथ दुरेद के कंधे से टकराया तब दुरेद को अंदाजा हुआ कि जिम्मल मूवी देखते हुए सो चुकी है। जिम्मल उठो, अपने कमरे में जाकर सो। जिम्मल दुरेद लैपटॉप एक तरफ रखकर उसका कंधा हिलाता हुआ बोला, दुरेद तंग मत करे, सोने दे प्लीज़। वो नींद में बहुत ही बाकायदा बेड पर लेट चुकी थी। दुरेद गुस्से में उसको घूरने लगा, क्योंकि वो पिछले 3 घंटे से उसको तंग कर रही थी और अब उल्टा वो उससे कह रही थी कि तंग मत करे। दिल तो चाह रहे तुम्हें अपने कमरे से उठा कर बाहर फेंक दो। दुरेद ने बोलते हुए जिम्मल को बाजू में उठा लिया। उसे उसके कमर में लटाने के बाद दुरेद उस पर कम्फर्टर डालने लगा। उसकी नज़रें बढ़कर जिम्मल के गुलाबी होंठों पर टिक गई, जिन्हें देखने के बाद उसे दिल में मचलती ख्वाहिश को दबाना मुश्किल मरहला लगने लगा। क्यों मेरे जज्बातों से इतनी अनजान हो? क्यों अपनी दीद की मोहब्बत को समझ नहीं पाती? वो तो मुश्किलें पैदा कर देती है मेरे लिए तुम्हारी ये बेखबरी। दुरेद जिम्मल के हाथ अपने होंठों से लगाए अपने दूसरे हाथ की उंगलियां उसके गाल पर फेरता हुआ वो अपने दिल में जिम्मल से मुखातब था। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब झुकाकर उसके होंठों को किसी प्यासे सहरा के माने देखने लगा। दुरेद चाहता तो वो जिम्मल की नींद से फ़ायदा उठाकर अपने होंठों की प्यास बुझा भी सकता था, मगर वो ऐसा कोई भी अमल करके उसके कच्चे जहन में कोई गलत असर नहीं डालना चाहता था। इसलिए उस पर कम्फर्टर डालने के बाद बेड से उठकर उसके कमरे से निकल गया। तुम इस वक्त जिम्मल के कमरे में क्या कर रहे हो?
वो जिमल के कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा। तब तबीना अपने कमरे से निकलते हुए दुरेद को देखकर हैरत ज़दा होकर उससे पूछने लगी। दुरेद ने मुर्गों से देखा शायद वो भी नींद से अभी जागी थी। आपको क्या लगता है मैं करने क्या आया हूँगा इस टाइम जिमल के कमरे में? दुरेद उल्टा तबिंदा के पास आकर उससे सवाल पूछने लगा। तबिंदा गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी की तो? तबिंदा उंगली उठाकर उसे गुस्से में वार्न करने लगी। तब दुरेद उसकी बात काटता हुआ बीच में बोल उठा, मैं नीच और गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत के साथ किसी जायज़ रिश्ते के बगैर कोई भी ऐसा घटिया कदम उठाए जिससे मेरी मोहब्बत की तौहीन हो। मैं आज़म बख्श का खून होने के बावजूद उनकी जैसी तबीयत नहीं रखता। समझ में आया आपके? दुरेद तबिंदा पर बहुत कुछ जताकर अपने कमरे से चला गया। तबिंदा सदमे की हालत में उसकी बातों का मतलब समझने लगी। क्या कुछ जानता था आज़म उसके बारे में, और वो अपनी मोहब्बत किससे कह रहा था? जिमल को कैसे कह रहा था? जिमल को ऐसा कब हुआ? क्या जिमल भी उसे क्यों कुछ मालूम नहीं हो सका? तबिंदा अपना सर पकड़ती वापस कमरे में चले कि इतनी देर लगा दी, अस्पताल आने में कहाँ मौजूद थी, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। जिम्मल अस्पताल में आई तो परेशान थी। तबिंदा उसको देखती हुई पूछने लगी, ट्रैफिक में फंस गई थी मामा, यूनिवर्सिटी से सीधी ही आ रही हूँ। आप बताइए डैड की तबीयत अब कैसे, क्या कर रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? जिम्मल तबिंदा का परेशान चेहरा देखती हुई उसे पूछने लगी, 4 दिन से आज़म अस्पताल में एडमिट था। आज सुबह से ही उसकी तबीयत खांसी खराब थी। तभी तबिंदा ने जिम्मल को यूनिवर्सिटी से सीधा अपने पास हॉस्पिटल में बुला लिया था। हार्ट मुकम्मल तौर पर सही तो वर्क नहीं कर रहा, अब ब्रीथिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी देर पहले डॉक्टर कह रहे थे अगर शाम तक तबीयत नहीं संभली तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तबिंदा थके अंदाज में जिम्मल को बताने लगी और रोबड़ी जिम्मल ने आगे बढ़कर तसल्ली देने वाले अंदाज में तबिंदा को गले से लगाया, साथ खुद को रोने से बाज रखा। आज़म की हालत पर उसका अपना दिल दुखी था। आप परेशान मत हो मामा, इंशाल्लाह डैड ठीक हो जाएंगे। वो ताबिंदा को तसल्ली देती हुई बोली, मगर जिस तरह की कंडीशन ताबिंदा उसे बता रही थी वो वाकई मायूस कुन थी। परेशान कैसे ना हो, आज़म के अलावा कौन है हमारा? किस्सा इशारों से वो दुरीद के बारे में पूछे तो कब से उनको तसल्ली दिए जा रही हूँ कि दुरीद आने वाला है। उनके पास तबिंदा उसको साफ करती हुई जिम्मल से बोली तो जिम्मल ताबिंदा से अलग होकर सोफे पर जा बैठी और मायूसी से ताबिंदा को देखने लगी। बात हुई थी आपकी देर से उनका वाकई पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बन रहा है। अपने तेज़ धड़क दिल पर काबू पाते हुए तबिंदा से दुरीद की आमद के बारे में पूछने लगी। बात करना पता नहीं कहाँ करता है वो मुझसे, जब उसे आज़म का अस्पताल में एडमिट होने का बताया था तब उसने लगे बंदे अंदाज में एक बार मुझको कॉल करके आज़म के बारे में पूछा था और अपने आने का तो कुछ पता ही नहीं। तब बिना थके हुए अंदाज में जिम्मल को बताने लगी, बहुत ही अच्छा होगा दीद वापस ना आए तो। जिम्मल के मुँह से बेसहारा निकला तो तबीना अपनी बेटी को देखने लगी। कैसी बातें करी आज़म, इंतज़ार करें उसका, इतने साल का अर्सा गुजर चुका है, अब तुम्हें खुद भी सब कुछ भूल जाना चाहिए। तबिंदा की बात पर जिम्मल से देखने लगे। तभी नर्स रूम में उन दोनों के पास आई। आईसीयू में आपके पेशेंट की हालत संभलने में नहीं आ रही, डॉक्टर ज़हीर आपको अपने रूम में बुला रही हैं। नर्स की इतला देने पर तबिंदा और जिम्मल डॉक्टर ज़हीर के रूम की तरफ जाने लगे। वो अभी घर लौटा ही था तब सेटिंग रूम से आती अजनबी आवाज़ों ने उसे अपनी तरफ मतवजा किया। दुरेद ने सेटिंग रूम का रुख किया जहाँ आज़म और तबिंदा के अलावा एक 50 साल मर्द और औरत और एक नौजवान शख्स बैठा हुआ था। आओ दुरेद, इनसे मिलो, ये मिस्टर राज हैं और ये इनकी मिसेस और ये सराज साहब के साहबजादे। दुरेद के सिटिंग रूम में कदम रखने पर साहब की नज़र उस पर मरकूज हुई। जब भी आज़म ने दुरेद को वहाँ आने की दावत देने के साथ घर में आए हुए गेस्ट का उससे मुतारफ़ करवाया। दुरेद उन लोगों से मिलकर सोफा पर बैठ के, मगर ये चेहरा उसके लिए अजमी थे। वो उन तीनों को नहीं पहचानता और ना ही उसे उन लोगों के आने का मकसद मालूम था, इसलिए खामोश बैठा था। तो फिर आप दोनों ने अपनी बेटी के बारे में क्या सोचा जो आप जवाब नहीं दी? आप लोगों ने हम आदल को अपने साथ इसलिए लेकर आए थे ताकि आप दोनों आदल को भी देख लें और हमारी फैमिली तो आपके सामने ही है। सराज साहब दोबारा से बातों को मत से साथ जोड़ते हुए आज़म से गोया हुए तो दुरीद कन्फ्यूज़ होकर आज़म को देखने लगे। खुद आज़म भी दुरीद को देख रहा था, इसलिए सराज साहब की बजाय दुरीद को उन लोगों के यहाँ आने का मकसद बताने लगा। दरअसल जिस अकेडमी में 4 माह पहले जिम्मल ने एडमिशन लिया था वो सराज साहब की अकेडमी है और आदल जिम्मल के टीचर हैं। हमारी बेटी आदल को और इनकी फैमिली को पसंद आई, इसी सिलसिले में ये लोग हमसे बात करने हैं, मतलब जिम्मल रिश्ता लेकर। आज़म दुरीद को बताया था और आज़म के साथ बैठी हुई ताबिंदा खामोशी से दुरीद के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। आज़म की बात मुकम्मल होने से दुरीद उठा और आदल के पास आया। तो आदल के हाथ से चाय का कप लेकर वापस टेबल पर रखता हुआ वो आदल से बोला तो कमरे में एकदम सुकून तारी हो गया। सबकी निगाहें दुरीद पर मरकूज थी। आदल उठकर दुरीद के मुकाबले खड़ा हो गया। अब तक अपनी अकेडमी की कितनी लड़कियों के घर अपने माँ बाप को लेकर उनका रिश्ता लेने के लिए जा चुके हो? दुरीद आदल से नार्मल अंदाज में पूछने लगा तो हजाले से आदल के जहाँ शुरू हो गया। दुरीद,
आज़म के साथी से टोकरी में दुरेद आज़म की बजाय ताबिंदा को दिखने लगा। बताया नहीं आपने दैर को मेरे ख्यालात और इरादों के बारे में ज़िम्मत को लेकर क्या सोचता हूँ आपको आप तो वाकिफ़ है ना। कैसे आने दिया आपने इन लोगों को जहाँ पर ज़िम्मत के लिए सब कुछ जाने के बावजूद धक्का देकर निकाला क्यों नहीं आपने इन लोगों को। दुरेद गुस्से में तबिंदा को देखता बोला तो वो मज़ीद शर्मिंदा होने लगी मगर उन लोगों का लिहाज करके खामोश है। हम यहाँ शरीफों की तरह इज़्ज़तदार तरीके से आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं और आपका ये बेटा मुसलसल हमारी तौहीन कर रहा है। सराज साहब खफा होते हुए आज़म को देखा बोले मगर आज़म के माजरत करने से पहले दुरेद सराज साहब की तरफ रुख करता हुआ उनसे बोला तौहीन महसूस करके भी आप लोग मुसलसल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। नाश्ता तो कर ही चुके हैं। दुरेल लवाजमान से सजी हुई टेबल की तरफ देखता हुआ तंजिया अंदाज में बोला तो सराज साहब समेत उनकी वाइफ और बेटा वहाँ से उठकर चले गए। जिम्मल अभी 15 साल की हुई है, मैं उसकी इतनी जल्दी शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, लेकिन घर आए गैस के साथ ये लोग इस फजूल हरकत के पीछे क्या मकसद है तुम्हारा, क्यों इस तरह से इंसल्ट करके निकाला तुमने उन लोगों को, जवाब दो मुझे दुरेल। उन लोगों के जाने के बाद आज़म गुस्से में दुरेल से पूछने लगा जबकि तबिंदा उसकी खट पर खोलती हुई दुरेल को देखने लगी। इस घर में और भी कोई जिम्मल का रिश्ता लेकर आएगा तो मैं ऐसे उसकी इंसल्ट करूँगा, क्योंकि ज़िम्मा इसका से कहनी चाहिए कि वो हमेशा यही रहेगी मेरी वाइफ मानकर। दुरेद को आज़म से ये सब बोलते हुए ना ही कोई शर्मिंदगी महसूस हुई थी ना ही कोई हिचकिचाहट, मगर उसकी बात सुनकर आज़म ज़रूर शाक हुआ क्योंकि ताबिंदा ने दुरेद के हालात के बारे में आज़म को बताया था और ना ही इस बात का कि दुरेद उन दोनों की शादी से पहले पसंदीदगी के बारे में भी बाखबर था। अपने घर की लड़की पर नज़र रखते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें कि तुम अपना मुँह खोल कर बेशर्मों की तरह ऐसी बातें करे, वो भी अपने बाप से। आज़म जब कुछ बोलने के काबिल हुआ तो दुरेद को शर्मिंदा करता हुआ बोला नहीं डैड, मैं जिम्मल पर नज़र रखकर हरगिज़ शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि ना तो वो मेरे दोस्त की बीवी है ना ही किसी दूसरे की बीवी। हाँ, मैंने जिम्मल पर अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया है क्योंकि उसकी उम्र उन सब बातों को सोचने समझ के नहीं, और आप दोनों को अपने ख्यालात के मतलब इसलिए आगाह हूँ ताकि दोबारा इस तरह कोई भी दूसरा मुँह उठाकर जिम्मल का रिश्ता मांग दीजिए आ जाए तो आप दोनों फिर खुद ही उसे इनकार कर दें। तो रेत बगैर गुस्से के बिल्कुल नॉर्मल में आज़म को देखता हुआ बोला मगर आज़म की बोलती सिर्फ उसी वजह से बंद हो चुकी थी कि उसके बेटे को ज़रूर उसके माजी में ताबिंदा से ताल्लुक़ के बारे में इल्म था। जब भी वो आज़म पर तंज कर रहा था आज़म बिल्कुल खामोश था, मगर आपकी बार ताबिंदा खामोश नहीं रह सकी। क्यों इनकार कर दे कहीं और जिम्मल के रिश्ते से एक माँ होने की हैसियत से मुझे ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है कि मेरी बेटी के आगे ज़िंदगी में कौन सा शख्स मुनासिब रहेगा, और 7 साल के बेटे आदर में ऐसी कोई बुराई नहीं जो इसके रिश्ते को रिजेक्ट किया जाए। वो पढ़ा लिखा गवाह नहीं है, उसमें बड़ों से बात करने की तमीज़ और तहज़ीब मौजूद है। उस जिम्मल के लिए हर लिहाज से बेहतर, कम से कम तुमसे तो बेहतर ही है। तबिंदा तबिंदा जो अब तक खामोश थी दुरेद पर गहरा तंज करते ही बोली, जिससे सुनकर दुरेद गुस्से में अपने जबड़े बेनता हुआ तबिंदा के पास आया। अगर सामने वाला इज़्ज़त के काबिल हो तो उसको इज़्ज़त दी जाती है, मेरा तो ये मानना है। हर इस बात को जाने दे क्योंकि जहाँ बात जिम्मल की हो रही है तो ये बात अजिता अपने जहन में बिठा ले। अगर आपने जिम्मल का रिश्ता कहीं उल्टा करने की कोशिश की शादी तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ रिश्ता करने पर ही मैं उस लड़की को जान से मार डालूंगा। ये मेरी बात किस्मत है कि जिम्मल आपकी बेटी है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, इसलिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप इस बात को अना का मसला बनाए बगैर सुकून से एक्सेप्ट कर ले, वरना खुद ही आगे जाकर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। और हाँ, आज के बाद जिम्मा अकेडमी नहीं चाहिए, वो अकेडमी से वापस आए तो ये बात उसको अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। आप दोबारा से उसको मैं खुद पढ़ाया करूँगा। दुरेद ताबिंदा को चिता से हर बात के लिए वार्न करता हुआ घर से बाहर निकल कर ताबिंदा जो मुकम्मल सब के साथ उसकी बात सुनी थी सोफे पर खामोश बैठे हुए आज़म को देखने लगी। आपका बेटा क्या कुछ कहकर चुका है और आप इतने आराम से उसकी बातें सुन रहे। आज़म वो कह रहा था कि अगर हमने जिम्मल का रिश्ता कहीं उठा गया तो वो उस लड़की को जान से मार डालेगा। आज़म ये दुरेद मुझे बोल कर कह ना सुनना आपने, मैं आपको बता रही हूँ आज़म मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। आप खामोश क्यों हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं। ताबिंदा खुद भी इतनी जल्दी जिम्मल के रिश्ते के हक़ में नहीं थी, मगर दुरेद की बातें उससे बुरी तरह सुलगा गई थी, इसलिए तेज़ आवाज़ में आज़म के सर पर खड़ी होकर उसने बोली। तो आज़म ने सर उठाकर ताबिंदा को देखा। उसे हम दोनों के बारे में कैसे मालूम हुआ ताबी। आज़म की पूछने पर ताबिंदा गुस्से में बगैर कुछ बोले अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई, लेकिन आज़म दुरेद के मुँह से शादी से पहले ताबिंदा से कम ताल्लुक़ वाली बात पर गिल्ट फील कर रहा था कि उसे समन के बारे में आज़म के कुछ बोलने से पहले ताबिंदा सर उठाते हुए बनाकर बोली, मुझे नहीं मालूम आज़म के दुरेद को हम दोनों के बारे में कहाँ से बढ़ी, या फिर उसे समन की मौत की असल वजह मालूम है कि नहीं, लेकिन आप मेरी ये बात अच्छी तरह से सुन लें। मैं जिम्मल की शादी दुरेद से हरगिज़ नहीं करूँगी। ताबिंदा आज़म को गुस्से में बोलती सोफे से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। आज़म के इंतकाल को आज तीसरा दिन था। जिस वक्त डॉक्टर ने आज़म की डेथ का बताया था ताबिंदा को तो जैसे सकता तय हो गया था।
उसका सख्त आज़म के डेथ बॉडी को देखकर टूटा था। जिम्मल ने ही बहुत मुश्किल से अपने आप को साथ तबिंदा को भी संभाला था। उन दोनों को नहीं मालूम था कि दुरेद को आज़म की मौत की खबर से किसी ने आगाह भी किया था या नहीं। तबिंदा नहीं जानती थी कि दुरेद पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखता है कि नहीं। बस वो ये जानती थी कि थोड़ी देर पहले जिम्मल की सहेली समन उससे परमिशन लेकर जिम्मल को अपने साथ थोड़ी देर के लिए अपनी कार में ड्राइविंग पर लेकर गई थी ताकि जिम्मल की तबीयत बहल जाए। बाहर किसी की आमद पर तबिंदा बैठा उठकर बैठी अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके हाल के दरवाजे पर दुरेद को खड़ा पाया। दुरेद ने तबिंदा को देखा, हाथ में मौजूद सूटकेस नीचे रखा था। तबिंदा से 4 साल के बाद अपने सामने देखी थी। तबिंदा ने देखा उसकी आंखें बुरी तरह से रोक रही थी। वो सिर्फ आंखों से तबिंदा से चंद कदम फासला कर उसी को देख रहा था। तबिंदा चलती हुई दुरेद के पास रोती हुई उससे गले लग गई। आज हमें छोड़कर चले गए दुरेद, तुम्हारे डैड हमें छोड़कर चले गए। उन दोनों की शुरू से ही नहीं बनती थी, लेकिन उस वक्त उन दोनों का गम बराबर था। लेकिन तबिंदा उसके गले लाकर रोती हुई बहुत ज़्यादा के बावजूद दुरेद की आंखों से अर्ज कर रवा होने लगे। वो तुम्हें याद करते करते चले गए। इस दुनिया से क्या होता अगर तुम उनकी ज़िंदगी में आकर उन्हें एक बार अपना चेहरा दिखा देते। वो तुम्हारा इंतज़ार करते करते चले गए हमेशा के लिए। तबिंदा भी दुरेद के गले लाकर रोती हुई उसके देर से आने का शिकवा कर रही थी और तबिंदा के अल्फाज दुरेद को मज़ीद तड़पा रहे थे। आज़म उसका बाप था। दुरेद को अपने बाप के मरने का और आखिरी वक्त में उसका चेहरा न देखने पर बेहद अफसोस था। तभी वो तबिंदा को लाकर था उससे बोला, पेपर वर्क में कुछ इशू आ गया था जिसके बिना पर फौरी तौर पर यहाँ नहीं आ सका। अपनी उस वक्त की बदनसीबी को मैं चाह कर भी ज़िंदगी भर नहीं भुला सकूँगा कि मैं डैड के आखिरी वक्त में उनके पास नहीं था। आपको क्या लगता है तकलीफ़ नहीं हो रही मुझे? जानती हैं आप उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत हो रही है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? शायद अपनी ज़िंदगी में वो पहली बार अपने सामने खड़ी अपनी सौतेली माँ को हर बार सच्चाई बता रहा था, बल्कि उससे अपने दिल की कैफियत बयान कर रहा था। उससे पहले तो ये अपने आंसू से तर चेहरा साफ करता था। तबिंदा अपने दुपट्टे से उसके आंसू पूछने लगी, मैं चाहती हूँ तुम सही कह रही हो कि मैं तुम्हारी कैफियत से बेखबर नहीं है बेटा। लाजमी तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी। आज़म डैड है तुम्हारे, उनके सिवा कौन सा रिश्ता है अब दुनिया में? तबिंदा के मुंह से बेसाता निकल उसे दुरेद पर तरस आ रहा था। छोटी सी उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया और आज बाप भी उसके पास मौजूद नहीं था। जिम्मल, दुरेद तबिंदा की आंखों में देखता हुआ बोला तो तबिंदा जिम्मल का नाम उसके मुंह से सुनकर खामोशी से दुरेद को देखने लगी। तबिंदा को समझ नहीं आया वो उससे बता रहा है या फिर कुछ याद दिला रहा है। कहाँ है वो, नज़र क्यों नहीं आ रही? दुरेद अब तबिंदा की तरफ देखने के बजाय जिम्मल के कमरे का बंद दरवाज़ा देखा तबिंदा से उसके बारे में पूछने लगा। उधर से जिम्मल के दोस्त उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ बाहर लेकर गई है। तबिंदा को ये बात कहते हुए दुश्वारी महसूस हुई थी। अब जिस अंदाज में दुरेद उसको देख रहा था वो मज़ीद दुरेद को देखकर जल्दी से बोले, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सम्मेलन को बहुत अच्छी तबीयत की बच्ची है, सीधी सादी सी फैमिली को भी अच्छी तरह से जानती हूँ, पढ़े लिखे साफ सुथरे लोग हैं। बस जिम्मल थोड़ा बेहतर फील नहीं कर पा रही थी तो मेरे कहने पर हिस्सा मैंने उसे अपने साथ लेकर गई थी। मैं कॉल करती हूँ जिम्मल को, तुम बताओ फ्लैट में कुछ खाया या फिर कुछ खाने के लिए कहूँ? अपनी तरफ से तबिंदा ने दुरेद को मुकम्मल तौर पर तसल्ली दी थी, जो न जाने उसे हुई भी थी या नहीं। वो दुरेद का ख्याल करते हुए उसी से खाने का पूछने लगी। भूख नहीं मुझे, आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट करें। दुरेद दीवार पर टंगी हुई घड़ी में टाइम देखता हुआ तबिंदा से बोला और बाहर की तरफ जाने लगा। मगर तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? तबिंदा उसको जो अचानक बाहर जाता हुआ देखा एकदम पूछने लगी। कब्रिस्तान। दुरेद मुड़कर तबिंदा को बोलता हुआ अपना हैंड कैरी वहीं छोड़कर गार्ड से बाहर निकल गया। तबिंदा को मालूम था उसके रोकने से या फिर सुबह जाने का कहने से कभी उसकी बात नहीं मानेगा। वैसे एक तरह से तो दुरेद का बाहर जाना ही मुनासिब है, क्योंकि तबिंदा को मालूम था कि जिम्मल अपना मोबाइल घर पर ही भूल कर गई थी। अच्छा होता कि वो दुरेद के घर लौटने से पहले ही वापस घर आ जाती। तबिंदा बाकी अपने आप को थका हुआ महसूस करती, इसलिए अपने कमरे में जाने लगी। बहुत देर लगा दी है तुमने, कैब मामा परेशान हो रही होंगी। जिम्मल कैब की गाड़ी में बैठी उसे से शिकवा करती बोली। उसे वाकई तबिंदा की फिक्र हो रही थी। उसे समरन और कैब के प्रोग्राम का मालूम नहीं था। वो समझ रही थी समरन उसे सच में थोड़ी देर अपने साथ लेकर जाना चाहते, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि समरन कैब के कहने पर उसे तबिंदा से इजाज़त लेकर बाहर ले आई थी। अगर उस वक्त जिम्मल को ज़रा भी मालूम हो जाता तो वह समरन को मना भी कर देती।